बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, निगरान वजीर आला पंजाब का मामला इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द। हुकूमत और अपोजिशन का किसी एक नाम पर इत्तफाक ना हो सका। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाम फाइनल किए जाने का भी इम्कान। इलेक्शन कमीशन 2 रोज में निगरान वजीर आला का फैसला करने का पाबंद। इस बारे मजीद बात करते हैं हसन रजा से। हसन, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब के मामले पर जो कि आइन के आर्टिकल 224A के तहत गवर्नर पंजाब ने जो है वो हुकूमत और अपोजिशन को बाकायदा ख़त लिखा था और कहा था कि निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए नाम दे, लेकिन दोनों जानिब से जो नाम दिए गए उस पर इत्तफाक नहीं हो सका। और पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ गुज़श्ता रोज़, उसमें सिर्फ मुत्तफ़िक एक बात पर हुए कि इस जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब का पर इत्तफाक नहीं हो सका और ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया गया है। कल को 12 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुशावरती इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें मुमकिन है और बहुत ज़्यादा इम्कान है कि कल ही जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा और फिर कल शाम 7 बजे या सोमवार को सुबह 8 बजे निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है वो अपना हल्फ उठाएंगे और उसके बाद निगरान काबीना जो है वो फाइनल की जाएगी। पंजाब में हमेशा से ये ख़ास तौर पर रहा, 2018 की अगर बात की जाए तो उस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है किसी एक नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका था और बिलाखिर जो है वो मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाना पड़ा। आइन के जो आर्टिकल 105 है वो ये कहता है कि गवर्नर पंजाब ने जब अगर निगरान वज़ीर आला पंजाब के हवाले से कोई ख़त लिखना है तो उसमें बाकायदा तारीख़ भी देनी है और 105 के जो आर्टिकल है आइन का उसके तहत उन्होंने हर सूरत लाजिम था, लेकिन उनकी जानिब से जो है वो तारीख़ नहीं दी गई। इस पर जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इमरान खान, उनके 2 रोज़ कबल जब उनसे मुलाकात हुई तो उनसे ये सवाल उनके सामने रखा गया तो उन्होंने ये बात कही कि हम ये आइनी तौर पर गवर्नर पंजाब ने गैर कानूनी इक़दाम किया है, गैर आइनी काम किया है, उनके पर लाजिम था कि वो इस पर जो है वो फौरी तौर पर तारीख दी जाती और उस वक्त जो है पहले जो समरी तैयार की गई थी गवर्नर पंजाब की जानिब से। ठीक है हसन, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा तहरीक इंसाफ हसन खबर साहब ने, हम उनसे बात करेंगे। हसन खबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, आपने हमें ज्वाइन किया। हसन खबर साहब, हमें बताइएगा कि अभी नाम फाइनल नहीं हुए और मामला इलेक्शन कमीशन के पास है, लेकिन ऐलान के कबल ही परवेज़ इलाही और तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, तो क्या ऐसी कोई मसाल है और क्या कोई चैलेंज हो सकता है इलेक्शन कमीशन का फैसला निगरान वज़ीर आला से मुतल्लिक? देखिए, बिल्कुल हो सकता है और इस बात का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है काफ लीग जो है वो ज़ाहिर है कानूनी चाराजोई करेगी। समझना पड़ेगा वजह क्या है। देखिए, वजह ये है कि आइन के अंदर जो एक निगरान वज़ीर आला है उसकी तकर्री का तरीका दिया गया है, लेकिन तकर्री के लिए जमहूरियत अगर आपने आगे लेके चलनी है तो एक बुनियादी शर्त है कि वो शख्स ऐसा हो जिस पे अवाम का और इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियों का एतमाद हो और जो कि ऐसे इलेक्शन को सपोर्ट कर सके, हेल्प कर सके, जो कि दुनिया की नज़र में, अवाम की नज़र में क्रेडिबल हैं। अगर आप वहाँ पे एक ऐसे बंदे का तकर्री करना चाहते हैं जो या तो आपकी अपनी काबीना का मेंबर है या खुल्लम खुला आपके साथ है, तो उससे तो किसी शख्स को ये तवक्को नहीं होगी कि वो वहाँ पे गैर जानिबदार इलेक्शन करवाएगा और इससे जो अगले इलेक्शन होने जा रहे हैं उनकी रेपुटेशन वो खतरे में पड़ जाएंगे। वो आज से ही नजर आएगा कि वो रिग होने लगे हैं और ये वो मामलात हैं जिसपे अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है, वैसे हो सकता है कि वो इतना आउट ऑफ द पिच जाके ना खेलना चाहे, क्योंकि जाहिर है उनकी जानिबदारी अपनी जगह, लेकिन मेरे ख्याल में ये फैसला जो है उनको बिल्कुल एक्सपोज कर सकता है। तो हो सकता है कि वो शायद ये फैसला ना लें, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा फैसला लिया तो बिल्कुल हम लोग अदालत में जाएंगे और इसको हर फोरम पे चैलेंज करेंगे। ठीक है हसन साहब, ये बताएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा कि वज़ीर आला के लिए जो है मिल बैठ कर तमाम सियासी जमातें जो हैं वो फैसला कर लेती हैं, लेकिन पंजाब में 2018 में भी ऐसा ही रहा कि मामला इलेक्शन कमीशन के पास गया, तो सियासी जमातें पंजाब में मुस्बत पेशरफ्त क्यों नहीं चाहते? लेकिन बात यह है कि ये जो PDM है ना, ख़ुसूसी तौर पर मुस्लिम लीग नून, इनको ये पता है कि पंजाब जो है, इनके जहन में ये है कि जो तख्ते लाहौर है वो पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करता है। इन्होंने पाकिस्तान को पहले भी लाहौर से बैठ के चलाते रहे हैं और लाहौर के अंदर ही पैसे लगाते रहे हैं, तो ये उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। दूसरा ये है कि ये इनका पुराना तरीका भी है कि ये किसी तरह अपने मर्जी के बंदे लगाकर इलेक्शन को रिग करो। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनको पता है कि इट्स अ लॉस्ट बैटल, वहाँ तो मतलब PTI है, तो वहाँ पे तो ये हो गया, लेकिन ये पंजाब में नहीं होगा। सिंध में भी आप देखेंगे जब वक्त आएगा इनकी पूरी कोशिश होगी कि ऐसा CM हो जो बिल्कुल खुल्लम खुला धांधली करे और इनका डमी हो।
تو پنجاب کے اندر بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن یہ عوام تھوڑی برداشت کرتی ہے ایسے اگر ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جائے۔ اچھا حسان کاور صاحب، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آئین کے مطابق الیکشن 90 روز میں ہونا ہے، تو حکومتی حلقوں سے ایسی افواہیں اور خبریں تو گردش کر ہی رہی ہیں کہ 90 روز سے آگے بھی الیکشن جا سکتے ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ لیکن ان کی تو یہ خواہش ہے نا، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آسمان سے کوئی ایسا ان کے لیے کوئی معجزہ آئے کہ ان کو الیکشن میں نہ جانا پڑے۔ اب ایسے تو نہیں ہو سکتا، آئین کے اندر یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ اب ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کیونکہ 90 روز کے اندر جا کے عوام کا سامنا کرنا ہے، عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، عوام کو نظر آ رہا ہے کہ اپنے کیسز معاف کرا رہے ہیں، بدترین مہنگائی ہے، ان کی جو ساری آپس کی ایک وہ NRO 2 ہے وہ بھی واضح ہو گیا ہے، تو کس منہ سے عوام کے سامنے جائیں گے؟ تو یہ ان کی خواہشات ضرور ہیں لیکن یہ ان کے خواب پورے نہیں ہوں گے کیونکہ یہ تمام فیصلے انشاءاللہ آئین کے اندر رہ کے ہوں گے۔ ٹھیک ہے حسان صاحب، یہ بتائے گا گورنر صاحب نے جو ہے ابھی تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا، جبکہ آرٹیکل میں باقاعدہ طور پر یہ موجود تھا کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے ساتھ ہی گورنر کو تاریخ کا اعلان کرنا ہوتا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے کرنا تو ہوتا ہے نا، لیکن یہ معاملات تو وہاں ہوتے ہیں جہاں لوگ اپنے آئینی کردار ادا کر رہے ہوں۔ اگر آپ نے ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے کھلونے بٹھائے ہوئے ہیں تو وہ تو پیچھے سے جب بٹن دبے گا تو وہ پھر آگے سے ڈیٹ اناؤنس کرے گا نا، تو یہ تو سارے ریموٹ کنٹرول سے چلتے ہیں۔ اب کوئی فیصلہ کریں گے ان کے لندن سے جب کوئی ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبائے گا تبھی یہ فیصلہ آئے گا، اس سے پہلے تو نہیں آ سکتا۔ اچھا حسان کاور صاحب، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ احد چیمہ کا نام لیا جا رہا تھا کہ وہ قابل شخصیت ہے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے قابلیت اور وہ تو ایک الگ کہانی ہے، اصل بات یہ ہے کہ کیا احد چیمہ صاحب جو ہیں ان کی ایسوسیشن مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں رہی؟ کیا وہ اس وقت شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے ممبر نہیں ہیں؟ اور اگر ہیں اور ان کی کچن کیبنٹ کا ممبر ہیں تو کیا ایسے شخص سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک شفاف انتخابات کے اندر اپنا کردار کرے گا؟ یہی اعتراض جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کے اوپر بھی ہے کہ وہ اپنا پیپلز پارٹی سے اتنی ان کی قربت ہے کہ کیا آپ ایسے شخص سے یہ توقع کر سکتے ہیں؟ وہی ایک ہی پرنسپل ہے جس پہ انہوں نے دونوں نام دیے، انہوں نے اپنے نام ایسے دیے ہیں جو بالکل ان کی گھر کی آواز ہے۔ ٹھیک ہے حسان صاحب، بتائیے گا کہ جو نام الیکشن کمیشن فائنل کرتا ہے، اگر آپ اور آپ کی پارٹی جو ہے اس پہ متفق نہیں ہوتے تو کیا لاہے عمل ہوگا آپ کا؟ لیکن لاہے عمل یہ ہوگا کہ ہم اپنے جو قانونی ٹیم ہے اس سے مشاورت کر کے جو بھی اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوگی وہ ہم کریں گے۔ تو اس طرح تو الیکشن کا جو معاملہ ہے وہ مزید طول اختیار کر جائے گا؟ نہیں تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ جس ملک میں جو انصاف کے معیار ہیں کہ آپ نے ہر کیس کو 6 مہینے لٹکانا ہے، آپ اس کو بھی لٹکائیں، جلدی فیصلے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہاں پہ اگر آئین کی بندش ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اسی صورتحال کے اندر جلد فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے حسان کاور صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنی رائے سے متعلق آگاہ کیا۔ حسن رضا سے ہم بات کریں گے۔ حسن، آپ بتائیے گا کہ کیا اب بھی دونوں ناموں پر اتفاق رائے کیوں نہ ہو سکا، اور یہ بتائیے گا کیا ابھی بھی کوئی خدشہ سامنے آیا ہے کہ کوئی اور نام بھی تبدیل کیا جائے گا ان دونوں ناموں کے علاوہ؟ حسن سے رابطہ بحال کریں گے۔ ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ معاملہ ہے جس پر الیکشن کمیشن کے سپرد میں حکومت اور اپوزیشن کا کسی ایک نام پر اتفاق اب بھی نہ ہو سکا، اور الیکشن کمیشن 2 روز میں نگران وزیر اعلیٰ کا فیصلہ کرنے کا پابند ہے۔ حسن سے رابطہ بحال ہوا ہے، ان سے ہم تفصیلات جانیں گے۔ حسن، بتائیے گا کہ دونوں ناموں پر اتفاق رائے کیوں نہ ہو سکا، اور کیا کوئی خدشہ ابھی بھی سامنے آیا ہے کہ یا پھر ابھی بھی نام تبدیل کیے جانے کا امکان ہے؟ دیکھیں، اب تو نام تبدیل نہیں کیے جا سکتے، اب تو معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس چلا جا چکا ہے، اور یہ اب تو کوئی خدشات رہ بھی نہیں گئے۔ اب تو وہ جو پارٹیوں کے خدشات ہوں گے کہ کون ممبر اسمبلی کون جس کو جو تعیناتی اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتی ہے تو اس کو تحفظات تو ہوں گے، لیکن اگر یہ چیلنج بھی کیا جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ اس پر کوئی جو ہے عدالت کی طرف سے کوئی ایسا آرڈر آئے گا کہ اس کو وڈرا کیا جا سکے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود ایک بنیادی طور پر عدالتی اختیار رکھتی ہے، اور جو بھی وہ فیصلہ کریں گے اس کو معنون قبول کرنا ہوگا اپوزیشن اور حکومتی جماعتوں کو، اور لگ یہی رہا ہے کہ تمام تر ناموں میں سید محسن رضا نقوی کا نام جو ہے وہ فائنل کیے جانے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ احد خان چیمہ جسا ابھی بتا رہے تھے کہ وہ بھی وزیر اعظم کی کیبنٹ کا حصہ ہے، نوید اکرم چیمہ صاحب کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہے کہ شاید انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے کہ وہ نہیں آنا چاہتے۔ پھر ان کے ساتھ سردار احمد نواز سکھیرا، وہ بھی فیڈرل سیکرٹری کیبنٹ ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر بے شک وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لے لیکن ہم ان کو نہیں چاہتے، وہ ایک طرف جو ہے وہ سرکاری طور پر سرکاری عہدے پر کام بھی کر رہے ہیں۔ یوں اگر دیکھا جائے
ہے تو ایک ہی نام بچتا ہے جس پر کوئی سوال اطمینانی خیال کو کھڑا کیا جائے گا۔ البتہ اپوزیشن جو حکومتی جماعتیں ہیں یعنی پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ وقاف، ان کی جانب سے تو ضرور تحفظات اٹھائے جائیں گے کہ یہ نام نہیں آنا چاہیے، ان کے تحفظات تو پہلے سے ہی جو ہے سامنے آ رہے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ ایک انتہائی قابل اور جو ہے وہ پروفیشنل جو ہے وہ شخصیت ہیں، اور محسن نقوی جو ہے وہ بہتر انداز سے نگران سیٹ اپ کے معاملات کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے حسن، یہ بتائے گا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جس نام کو فائنل کرتی ہے تو اگر وہ لوگ اس پہ متفق نہیں ہوتے تو سپریم کورٹ جائیں گے۔ نون لیگ کی یا پی ڈی ایم کی جانب سے کیا اس حوالے سے کوئی معلومات ہیں کہ کیا ان کا اگلا لاحہ عمل ہوگا اگر وہ متفق نہیں ہوتے الیکشن کمیشن کی جانب سے کیے جانے والے نام کو؟ دیکھیں، یہ تو سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہر صورت ایک نام ہی فائنل کرنا ہے۔ اب تو نہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جا سکتا ہے نہ ہی کسی اور کے پاس جا سکتا ہے، بلکہ اب ہر صورت چیف الیکشن کمیشن نے ان 4 ناموں میں سے کوئی ایک نام فائنل کر دینا ہے، اور اس نام پر اگر پاکستان تحریک انصاف یا دیگر ان کی اتحادی جماعتیں وہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس پر وہ اس کے نام کو وڈرا کر سکتے ہیں۔ البتہ اس طرح کی کوئی ڈائریکشن ضرور آ سکتی ہے کہ اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ انڈر جو ہے وہ کنسیڈریشن لایا جائے، اور دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس معاملے کو جو ہے وہ ڈسکشن کرنے کے بعد کوئی فیصلہ لیا جائے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ حتمی ہوگا، کیونکہ آئین کے آرٹیکل میں بالکل کلیئر مینشن کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی جو فیصلہ کرے گا اس کو قبول کرنا ہوگا۔ ماضی میں بھی آپ دیکھیں جب نجم سیٹھی کا نام آیا تھا تو دوسری جماعتیں جو ہیں ان کے مخالف جماعتیں وہ ان کی جانب سے اختلافات رکھتی رہی ہیں، لیکن وہ ان کی نام پر جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا اس پر عمل درآمد ہوا۔ حسن عسکری صاحب کا نام آیا تو پھر بھی کئی جگہوں سے تحفظات آئے، لیکن انہوں نے کنٹینیو کیا۔ اسی طرح اب بھی اگر کوئی نام آتا ہے تو عدالت میں جانے کا کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہی حتمی ہوگا، اور اس میں اس پر بحث کرنا کہ ایک اجلاس بلا لینا تحریک انصاف کی جانب سے یا نون لیگ کی طرف سے کہ اگر ان کا مخالف آئے گا تو ہم اس کا تصور نہیں کیا جائے گا، تو اس سے بہتر پلیٹ فارم ان کو پارلیمانی کمیٹی دی گئی تھی آئین میں، اور تاکہ وہ وہاں بیٹھ کر یہ معاملہ کوئی حل کیا جا سکے، اس کو سولو کیا جا سکے۔ محسن نقوی کا نام فائنل کیے جانے کا امکان ہے، اس پر بہت شکریہ حسن، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے پنجاب احساس پروگرام کی سربراہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی ملاقات ہوئی ہے۔ مستحق خاندانوں کے لیے مالی معاونت کے احساس راشن پروگرام پر بریفنگ دی۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے پروگرام پر پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ مزید جانیں گے لیاقت علی سے۔ لیاقت، اس بریفنگ میں بارے بتائیے گا۔ آج بالکل ایوان وزیر اعلیٰ میں یہ ملاقات ہوئی ہے جس میں احساس راشن پروگرام کے بارے ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب احساس پروگرام کے ذریعے سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے مثالی کام کیا ہے۔ سیلاب متاثرین کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کی مدد حاصل کی گئی ہے۔ احساس پروگرام کے ذریعے سیلاب متاثرین کی مدد آئندہ بھی جاری رکھی جائے گی۔ احساس پروگرام کی حفاظت کے پیش نظر اسے کسی بھی دور میں بند نہیں کیا گیا، اور امید ہے کہ احساس پروگرام اور سیلاب متاثرین کی بحالی جاری رہے گی۔ جی ٹھیک ہے لیاقت علی، آپ کا شکریہ۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں وزیر اعظم کے بیٹے سلیمان شہباز کو کلین چٹ دے دی۔ ایف آئی اے نے عدالت میں بیان دیا کہ ملزموں کے خلاف منی لانڈرنگ اور کک بیکس کے شواہد نہیں ملے۔ سلیمان شہباز نے اسپیشل سینٹرل کورٹ سے عبوری ضمانت کی درخواست بھی واپس لے لی۔ تفصیلات محمد اشفاق کی رپورٹ میں دیکھیے۔ افزادے سلیمان شہباز کو کلین چٹ مل گئی۔ سلیمان شہباز عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر اسپیشل سینٹرل کورٹ میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت ایف آئی اے نے سلیمان شہباز اور طاہر نقوی کی حد تک چلان پیش کروایا۔ چلان میں کہا گیا سلیمان شہباز اور طاہر نقوی کے خلاف منی لانڈرنگ اور کک بیکس کے شواہد نہیں ملے۔ ایف آئی اے کے بیان پر سلیمان شہباز اور طاہر نقوی نے عبورتی ضمانتوں کی درخواست واپس لے لی۔ میڈیا سے مختصر گفتگو میں سلیمان شہباز نے وزیر خزانہ کو جوکر کہنے سے متعلق ٹویٹ کی وضاحت کر دی۔ پی ٹی آئی کے جو آخری 3 تھے ان کو کہا تھا، پی ٹی آئی کے 5 انہوں نے چینج کیا تھا، میں نے تو 3 کی بات کی، میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا۔ سلیمان شہباز کو پیش نہ ہونے پر 15 جولائی 2022 کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا۔ سلیمان شہباز نے عبوری ضمانت 23 دسمبر 2022 کو دائر کی تھی، جس کے بعد وہ ایف آئی اے میں شامل تفتیش ہوئے تھے۔ ایف آئی اے نے شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ نومبر 2020 میں درج کیا تھا۔ منی لانڈرنگ کے مقدمے میں عدالت شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 12 اکتوبر 2022 کو بری کر چکی ہے۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔
दिलकश लाहौर मुहिम सुस्त रवि का शिकार है। 274 यूनियन काउंसिल्स की 190 अहम शाहराहों पर खड्डों को भरा न जा सका। खड्डों की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर है। चीफ इंजीनियर आमिर भट्ट का कहना है कि खड्डों को पैच लगाने के लिए फंड्स की डिमांड कमिश्नर को भिजवा दी। पैच वर्क्स और सड़कों की तामीर और बहाली का अमल शुरू कर दिया। मज़ीद जानेंगे इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, चूँकि मामला है इस वक्त शहर लाहौर के तमीर व बहाली का, सड़कात जो हैं वहाँ पे खड्डे बढ़ चुके हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 140A के तहत जो है मुकामी हुकूमतें जो हैं उनको जल्द अज जल्द लाया जाए। और इस वाले से मुकामी हुकूमतें जो हैं अब यहाँ पर ना तो बल्दियाती निज़ाम के जो राइज करने वाले बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो मौजूद नहीं है, जिसमें शहर लाहौर की अगर बात की जाए तो शहर लाहौर की 274 यूनियन कौंसिल हैं जो डिफंक्ट हो चुकी हैं, जो कि अब 239 मुकामी हुकूमतों में से अब 51 मुकामी हुकूमतों में ज़म हो चुकी हैं। और इस वाले से अगर देखा जाए तो सियासी जो इस वक्त रंजिश चल रही है, सियासी जो इस वक्त दबाव है वो अफसरान के ऑफिस में दाखिल हो चुका है और कोई भी फंड जो हैं वो जारी नहीं हो सक रहे, जिसमें अगर शहर लाहौर में 4.5 अरब मालियत की खती रकम के फंड्स जारी करने के हवाले से स्कीमें लगाई गई, टेंडर ओपन किए गए, टेंडर कॉल कर लिए गए, टेंडर जारी कर दिए गए, मगर उसके बाद ये देखने में आया कि उसमें बिल्कुल ब्लॉक कर दिए गए तमाम तर जो तरक्याती स्कीमें हैं और कोई भी एक ढिले का भी काम जो है वो जारी नहीं हो सका। और आज के दिन के मुताबिक यानी कि आज के तनाजुर में देखा जाए तो शहर लाहौर में जगह जगह खड्डे नज़र आ रहे हैं और इसकी 1000 से ज़ायद जो हैं दरख्वास्तें जो हैं वो जमा हो चुकी हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से जो शहरी आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारे जो गली मोहल्ले चौराहे और जो मेन राब्ता सड़कें हैं और इसके साथ साथ लिंक रोड्स हैं वहाँ पे खड्डे पड़े हुए हैं, इन पे पैच लगाया जाए। और इसकी 1000 से ज़ायद दरखास्तें आ चुकी हैं, जिसमें अब तक जो है शहर लाहौर में 3000 से ज़ायद ये मुख्तलिफ इशारों पर गलियों पर जो है ये खड्डे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक हैज़र्ड नज़र आता है, ट्रैफिक रुक जाती है। क्योंकि जहाँ पे खड्डा होगा वहाँ पे जो गाड़ी है वो स्लो चलेगी, मोटरसाइकिल वाला जो है वो स्लो चलेगा, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है उसमें शहरी जो रोज़ाना सफ़र करते हैं उनको हैजानी कैफियत का सामना करना पड़ता है, जिसकी बायस जो है मौजूदा सूरत हाल ये है कि शहर लाहौर में आज जो है कोई काम नहीं हो रहा। इवन कि जो इनका सरकारी असफाल्ट प्लांट है उसको भी बंद कर दिया गया चूँकि फंड्स ही मौजूद नहीं हैं। इवन कि जो 2 लाख की एक कोटेशन जारी की जाती थी जिस पर रोज़मर्रा के कामों को अंजाम दिया जाता था वो भी बंद कर दी गई है, उसको मशरूत कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर से। और पूछा गया जब इस हवाले से अफसरान से तो उन्होंने कहा कि 1 अरब 10 करोड़ रुपये इसको फंड्स में मौजूद है, मगर वो सैलरीज तनख्वाहों और बिजली की मद में हमारे पास मौजूद है और इसके अलावा हमारे पास 1 टका मौजूद नहीं है, जिसको हमने अब जो सैलरीज जो आनी है तनख्वाहें देनी है और इसके साथ साथ पेंशन देनी है और इसके साथ साथ जो है बिजली के बिल भी अदा करने हैं। इसके अलावा देखा जाए अगर शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो सबसे पहले हम रुख करते हैं शुमाली लाहौर का। शुमाली लाहौर में चाइना स्कीम है जहाँ पे इस वक्त बुरे हालात नज़र आ रहे हैं, सड़कों पे जगह जगह खड्डे हैं, तरक्याती काम नहीं हुए, तमीर बहाली नहीं हुए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आमिर रोड शादबाग की तो वहाँ पे भी ये मसला है। इस शुमाली लाहौर में कम से कम 20 से 25 लाख की आबादी रहती है जिनको रोज़ाना इन मसाइल को फेस करके बाहर निकलना पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बागबानपुरा की, दरोगा वाला की, तो यहाँ पे भी मसले मसाइल नज़र आते हैं। इसके साथ साथ अगर हम चले जाएँ रुख करते हैं इस्लामपुरा का, सतनगर का, जहाँ के रेडियस में तमाम सरकारी अफसरान मौजूद हैं जहाँ पर फैसला साजी होती है, मगर उसके बावजूद जो है अभी तक ये सारी सूरत हाल जो है समेटी नहीं जा सकी। इसके साथ साथ टाउनशिप, जौहर टाउन और जगह जगह पे खड्डे नज़र आते हैं। अनारकली, नीला गुंबद, इस्लाम जो इसको हाल रोड का इलाका है, मार रोड की तज़ीन व नाइश का मामला था जहाँ पे तरही इमारतों को लश पश करना था, रंगो रोगन से इसको लेकर आना था सामने, लोगों को एक जो है वो शहर दिखाना था, मगर इस तमाम तर वादे इन 4-5 माह में किए गए। फंड्स मौजूद हैं, इनकी ब्लॉक एलोकेशन लग जाएगी अगर काम नहीं होगा। अब चूँकि सियासी मुहाजराई चल रही है, सियासी मुहाजरा की इसको कुशीदगी इतनी ज़्यादा हो गई है कि तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके कमरों तक ये कुशीदगी आई हुई है, जिसकी वजह से अफसरान जो हैं वो काम करने को आज तैयार नहीं है और नए वज़ीर आला के नाम पर जो है बहस जो है वो हर दफ्तर का इस वक्त महवर बनी हुई है। और इस वक्त तमाम जगहों पर एक ही बात हो रही है कि कौन वज़ीर आला आएगा, ब्यूरोक्रेसी चेंज होगी, इसके बाद
निगरान सेटअप में कौन कौन लगने जा रहा है, लिस्टें तैयार हो रही हैं, मगर शहरियों की किसी को कोई परवाह नहीं है। शहरी मुश्किलात का सामना उनको देखना पड़ रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर, और इस वाले से शहर लाहौर बागों का शहर कहलाता है, शहरियों को बहुत रोशनियों का मुश्किलात का शहर। सामना है। इमरान अकबर, आपका शुक्रिया। अकबर चौक रिमॉडलिंग मंसूबे पर काम होगा या नहीं? परवेज लाही की हुकूमत आखिरी अयाम में मेगा प्रोजेक्ट का संग बुनियाद ना रख सकी। एलडीए ने मेगा प्रोजेक्ट पर काम की मंजूरी का इख्तियार आइंदा हुकूमत को दे दिया। एलडीए का मंसूबा पर प्री क्वालिफिकेशन के बाद फाइल बंद करने का भी फैसला। मजीद क्या तफसीलात है ज़ैनुल आबिदीन से जानते हैं। जी ज़ैन। पंजाब हुकूमत अपने आखिरी अयाम में मेगा प्रोजेक्ट का संग बुनियाद ना रख सकी। आखिरी हफ्ते में परवेज इलाही की जानिब से शहर में 5 मुकामात पर मेगा प्रोजेक्ट के संग बुनियाद तो रखे गए, लेकिन ये मनसूबा भी पाइपलाइन में था। लेकिन जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से इस मनसूबे में अदम दिलचस्पी का इजहार किया गया। यही वजह है कि ये इस नाम मनसूबे का संग बुनियाद रखा गया और हुकूमत के जाने के फौरी बाद एलडीए ने इस मेगा प्रोजेक्ट की फाइल को भी दफन कर दिया है। अब ये सवाल पैदा हो चुका है कि अकबर चौक रीमॉडलिंग मनसूबे पर काम शुरू होगा या नहीं। एलडीए ने इस मेगा प्रोजेक्ट पर काम की मंजूरी का इख्तियार आइंदा हुकूमत को दे दिया है और मौजूदा सूरत हाल में इस मनसूबे पर जो प्री क्वालिफिकेशन और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने का अमल था वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है और अथॉरिटी की जानिब से भी इस मनसूबे की प्री क्वालिफिकेशन की दरख्वास्तें हासिल करने के बाद इस मनसूबे की फाइल को बंद कर दिया गया है। माजी में देखा गया कि पंजाब हुकूमत ने सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद एलडीए को ये मनसूबा शुरू करने की हदायत की। अकबर चौक रीमॉडलिंग मनसूबे का टेंडर अवार्ड करने के लिए अथॉरिटी ने 3 मरतबा कोशिश की। 2 मरतबा इस मनसूबे का टेंडर मनसूख करना पड़ा तो तीसरी मरतबा एलडीए की जानिब से मनसूबे का टेंडर कॉल करने की बजाय प्री क्वालिफिकेशन मांग ली। 16 जनवरी 2023 तक इस प्री क्वालिफिकेशन की तमाम दरख्वास्तें वसूल हुई और दरख्वास्तें वसूल होने के बाद इस मनसूबे पर काम को बंद कर दिया गया। अभी अकबर चौक रीमॉडलिंग मनसूबे की ना तो प्री क्वालिफिकेशन की स्क्रूटनी की जा रही है और ना ही एलडीए की जानिब से ज़ाती वसाइल से इस मनसूबे के लिए जो फंड्स हैं वो मुख्तस किए गए हैं। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि निगरान हुकूमत की जानिब से इस मनसूबे पर कोई पेशरफ नहीं की जाएगी और उसके बाद आम इंतखाबात के बाद जब जो नई हुकूमत आएगी वो इस अमर का फैसला करेगी कि अकबर चौक मनसूबे पर काम होना चाहिए या नहीं। ताहम तब तक इस मनसूबे की फाइल को रद्दी की टोकरी की नज़र कर दिया गया है। शुक्रिया ज़ैन आपका। एंटी करप्शन पंजाब में अहम ओहदों पर गैर कानूनी तैनातियों का इंकशाफ। डिप्टी डायरेक्टर लीगल सादिया नवाज की डायरेक्टर एडमिन के ओहदे पर तैनाती की गई है। डिप्टी डायरेक्टर लीगल सादिया नवाज 17 ग्रेड की ऑफिसर हैं। 17 ग्रेड की ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर लीगल अनवर शाह डायरेक्टर विजिलेंस तैनात हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल अहमद सैफुल्लाह वट्टू डिप्टी डायरेक्टर विजिलेंस की सीट पर विराजमान हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है। एंटी करप्शन पंजाब में अहम ओहदों पर गैर कानूनी तैनातियों का इंकशाफ हुआ है। मज़ीद जानते हैं शबीर हैदर से। शबीर, अपडेट कीजिएगा। जी, एंटी करप्शन पंजाब में कानून की धज्जियाँ बखेर दी गई हैं और एंटी करप्शन पंजाब में अहम ओहदों पर गैर कानूनी तैनातियाँ जो हैं इस वक्त अरूज पा रहे हैं और इसमें जूनियर अफसरान की सीनियर अफसरान के ओहदों पर गैर कानूनी तैनाती का इंकशाफ सामने आया है, जिनमें डिप्टी डायरेक्टर लीगल सादिया नवाज की गैर कानूनी डायरेक्टर एडमिन के ओहदे पर तैनाती है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर लीगल सादिया नवाज जो हैं वो 17वें ग्रेड की ऑफिसर हैं, जबकि ग्रेड 19 की सीट पर इस वक्त वो काम कर रही हैं। जबकि लीगल ज़राए के मुताबिक जो लीगल ब्रांच का ऑफिसर है वो एडमिन के ओहदे पर तैनात नहीं हो सकता। और इन्हीं के साथ अगर बात की जाए डिप्टी डायरेक्टर लीगल अनवर शाह जो डायरेक्टर विजिलेंस के ओहदे पर तैनात हैं और इस डायरेक्टर विजिलेंस जो इस वक्त हैं वो ग्रेड 17 के ऑफिसर हैं, जबकि ग्रेड 19 के ओहदे पर काम कर रहे हैं। और इसी के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल जो ग्रेड 17 के ऑफिसर हैं अहमद सैफुल्लाह वट्टू हैं वो जो डिप्टी डायरेक्टर विजिलेंस के ओहदे पर तैनात हैं और ये भी ग्रेड 17 के और ग्रेड 18 के सीट पर इस वक्त बराजमान हैं। और इन्हीं के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल हैं अहमद हबीब अरफानी और इस वक्त डायरेक्टर डीजी खान रीजन में बतौर डायरेक्टर काम कर रहे हैं। और असिस्टेंट डायरेक्टर जो लीगल हैं 17वें ग्रेड के ऑफिसर हैं वो भी ग्रेड 19 की सीट पर इस वक्त काम कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ये जो एंटी करप्शन पंजाब में ये गैर कानूनी तैनातियों पर आला हुकाम इस वक्त ने जो है वो खामोशी अख्तियार कर ली है और ज़राए का कहना है कि ये आला हुकाम का काम है कि वो इस जो गैर कानूनी तैनातियों
तैनातियाँ हैं, इस गैर कानूनी तैनातियों की वजह से वहाँ पर आने वाले साइलिन को जो बर वक्त इंसाफ की फराहमी है उसमें भी रुकावट बन रही है, क्योंकि किसी भी आने वाले साइल को अच्छे तरीके से जो है वो इंसाफ की फराहमी यकीनी नहीं बनाई जा रही, क्योंकि अगर तैनातियाँ इंसाफ पर होंगी तो जो आने वाले साइलिन हैं उनको इंसाफ भी एक मेरिट पर दिया जाएगा, और जब तैनातियाँ गैर कानूनी होगी जो कि लीगल ब्रांच के जो ऑफिसर्स हैं उनको। ठीक है शबीर, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे इस हवाले से। एंटी करप्शन पंजाब में अहम ओहदों पर गैर कानूनी तैनातियों का ये इंकशाफ सामने आया है, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर लीगल सादिया नवाज की डायरेक्टर एडमिन के ओहदे पर तैनाती की गई। डिप्टी डायरेक्टर लीगल सादिया नवाज 17 ग्रेड के ऑफिसर हैं। 17 ग्रेड के ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर लीगल अनवर शाह डायरेक्टर विजिलेंस तैनात हैं। महंगाई का राज मुसलसल बरकरार है। प्याज की कीमत 290 रुपये फ़ी किलो हो गई। टमाटर 80 रुपये फ़ी किलो में बिकने लगा। अदरक की 460 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त जारी है। मुर्गी का गोश्त 492 रुपये फ़ी किलो हो गया। मज़ीद तफसीलात अब्दुल कादिर से जानते हैं। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज अशिया ज़रूरिया की कीमतों के हवाले से बात की जाए, जो सरकारी नरकनामे जारी किए गए हैं उसमें 12 सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ। प्याज गुज़िश्ता कई रोज़ से महंगा किया जा रहा है। ये वही प्याज है जो कि पहले शहरियों को 40 से 50 रुपए में बआसानी दस्तयाब था, लेकिन अब मार्केट में प्याज की कीमतें कुछ और सरकारी नरकनामों पर कुछ और है। 10 रुपये महंगा करके सरकारी रिलीफ में 250 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन दर्जा अव्वल का मियारी प्याज मार्केट में जो है 280 से 290 और कहीं पे 300 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसन 5 रुपये महंगा करके 345, सब्ज़ मिर्च 5 रुपये महंगी करके 160 रुपये, मेथी 10 रुपये महंगी करके 100 रुपये, बैगन 10 रुपये महंगे करके 74 रुपये, खीरा 4 रुपये महंगा करके 68 रुपये, ब्राइलर आज 20 रुपये महंगा करके 492 रुपये मुकर्रर किया गया। अंडे हैं वो 289 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर किए गए। हमारे साथ एक ख़रीदार मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। आजकल जो हालात है ना, आप किसी से लड़ नहीं सकते, आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको ये सोचना है कि आपने अपनी इनकम कैसे बढ़ानी है। मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, इंपोर्टर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, सप्लायर हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं खर्चे नहीं कम कर सकता। आज बिल्कुल आपने जो है शहरी की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि महंगाई जो है वो मुसलसल बढ़ रही है और इसने मुसलसल बढ़ना है। सिर्फ लोगों को अब अपने जो ज़रिया माश है या रोज़गार है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि महंगाई जो है वो कम नहीं होगी, अशिया ज़रूरिया जो है वो कम नहीं होगी। आम आदमी से मुतवसत तबका जो है वो भी मुतासर है। हर शख्स जो है महंगाई से मुतासर है, महंगाई ने मज़ीद बढ़ना है। जी शुक्रिया आपका। और महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा, शहरी परेशान, महंगाई बढ़ रही है लेकिन आमदन में इजाफा नहीं हो रहा, शहरियों की दुहाई। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैरेज शॉप में। अगर बात की जाए महंगाई के हवाले से तो एशिया खुर्द नोश की जो कीमतें हैं उसमें दिन ब दिन इजाफा ही होता चला जा रहा है। अगर बात की जाए आटे, चीनी, घी, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की हुई चीज़ें हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिससे जो शहरी हैं वो बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अगर दूसरे हवाले से बात की जाए, जो आमदन है उनकी जो आमदन की जो शरह है उसमें इजाफा होता नज़र नहीं आ रहा। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आज महंगाई का सिलसिला है, इधर चीज़ें ख़रीदने आया हूँ तो वो जो किलो चीज़ लेनी है वो भी पाव लेकर जा रहा हूँ। जो 5 किलो प्याज लेने के बजाय 1 किलो लेकर जा रहा हूँ, जिसकी प्याज की कीमत कुछ अरसे से कम ही नहीं हो रही। आप बताइए सर, जो कीमतें हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा ही होता चला जा रहा है। आम आदमी के लिए ज़िंदगी बसर करना भी अब मुश्किल हो गया, लेकिन क्या आपकी आमदन है उसमें भी इजाफा हो रहा है कि नहीं? महंगाई का तनासब बिल्कुल बर्बाद है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो पाकिस्तान से अलावा इतनी महंगाई पाकिस्तान में है। 300-350% जो महंगाई है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना यहाँ पर मौजूद शहरियों का कहना था कि जो आमदन है उसमें जो कमी, हमें उस वक्त आमदन में कमी उस वक्त वाज़िया हुई है जब जो एशिया खुर्द नोश की जो कीमतें, रोज़मर्रा इस्तेमाल करने वाली जो कीमतें, उनमें हमें इजाफा नज़र आया। जी इब्तदाई तालीम के क्लासरूम्स के फंड्स भी खुर्द-बुर्द के बाद नई शराइत। फंड्स की फराहमी मुस्तनद बैंक अकाउंट से मशरूत। महकमा स्कूल एजुकेशन ने एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला जारी कर दिया। 3400 इब्तदाई तालीम के क्लासरूम्स की तामीर जारी है। आतिफ परवेज़ से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी आतिफ। जी बिल्कुल, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इब्तदाई तालीम के 3400 स्कूल बनाए जा रहे थे और इन स्कूलों की जो रेनोवेशन है और तमीर नो है उसमें खुद के इल्ज़ामात थे और शिकायत जो आ रही थी, तो उसके बाद अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने मज़कूरा अथॉरिटीज़ को कहा है कि अगली जो इन स्कूलों की और जो क्लासरूम्स की तामीर के लिए जो बाकी फंड है वो उन्हीं अकाउंट में भिजवाए जाएंगे जो मुस्तरद होंगे। और इस हवाले से अथॉरिटीज़ के सीईओ को कहा है कि वो मुस्तरद अकाउंट के साथ जो है वो सर्टिफिकेट
भी भिजवाएंगे तो तभी इन अथॉरिटीज को जो है वो फंड जारी होंगे। तो ये 3400 स्कूल हैं जहाँ पर ये 3400 कमरे की तामीर हो रही है और ये इब्तदाई तालीम के क्लासरूम्स हैं, तो इनकी तैयारी में जी ठीक है आतिफ परवेज, आपका शुक्रिया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी का इजलास तलबा को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए 500 मिलियन रुपए के मंसूबे की सिफारिश की गई है। आपको बताएंगे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास का अहवाल जानेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए रिकॉर्ड 500 मिलियन रुपए के मंसूबों की सिफारिश की गई। मंसूबों पर सिंडिकेट की हतमी मंजूरी के बाद अमल दरामद होगा। मंसूबों को यूनिवर्सिटी अपने वसाइल से मुकम्मल करेगी। फाइनेंस कमेटी के इजलास में की सदारत जो है वो वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी ने की, जबकि दीगर जो अफसरान है वो भी इजलास में शरीक हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर मुल्क की कदीम तरीन दस्ता है जिसमें 2002 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। यूनिवर्सिटी में बनने की 20वीं सालगिरह मनाने का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं हो सकता, ये कहना था वाइस चांसलर का। उन्होंने मजीद कहा कि यूनिवर्सिटी अपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए भी सरमायाकारी करेगी। इन मनसूबों के तहत यूनिवर्सिटी में 100 मॉडल क्लासरूम्स और 30 ग्रेजुएट रूम्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। 2013 के बाद से GC यूनिवर्सिटी की जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। धुंध खत्म होने के बाद भी ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली तमाम तर ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस बारे मज़ीद तफसीलात फहद अमीन से जानते हैं। जी फहद। जी बिल्कुल, धुंध के बादल चढ़ चुके हैं और इसके बावजूद ट्रेनों का शेड्यूल जो है वो बदस्तूर मुतासर है और मुसाफिर परेशान है। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली तमाम ट्रेनें आज भी घंटों ताखीर का शिकार है। कोयटा से लाहौर आकर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज 6 घंटे 10 मिनट की ताखीर से आ रही है। इसी तरह कराची से आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट, कराची एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट और पाकिस्तान एक्सप्रेस 3 घंटे लेट है। कराक्रम एक्सप्रेस 3 घंटे, पाक बिजनेस एक्सप्रेस 2 घंटे 55 मिनट और कैपर मेल एक्सप्रेस 2 घंटे 50 मिनट की ताखीर से आ रही है। तेजगाम एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट, कराची से आने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट, फरीद एक्सप्रेस और इलामा इकबाल एक्सप्रेस 1-1 घंटा की ताखीर का शिकार है। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी शुक्रिया आपका। आपको अपडेट किया जा रहा है इस हवाले से जो कि धुंध खत्म होने के बाद भी ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली तमाम ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको आगाह किया जा रहा है जो कि ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए लाहौर न्यूज़।